वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आइए आप सभी का केसी नाइटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में आरसीसी में जो आपका डब्ल्यूएसएम का पोर्शन है उसके अंतर्गत जो आपने कंक्रीट के और स्टील की ग्रेड पढ़े हैं, आज उसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंक्रीट के लिए स्ट्रेस और स्टील के लिए स्ट्रेस कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, उस पर थोड़ा बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है ये आपका डब्ल्यूएसएम का पोर्शन चल रहा है। डब्ल्यूएसएम के पोर्शन में आपको कंक्रीट की ग्रेड बताए गए थे और बोला गया था कि जो भी आपका ग्रेड होगा तो एफसीके और एफवाई कैसे निकालेंगे, ये सारा कुछ आपको बताया जा चुका है। आज बात हम करते हैं स्ट्रेस आप कैसे निकालेंगे। तो कंक्रीट के लिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया गया होगा, कितना होता है यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसमें वीडियो में आपको बताया जा चुका है। कंक्रीट के लिए कितना होता है 3 होता है और स्टील के लिए कितना होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये आपका 1.78 होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कंक्रीट के लिए स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस निकालना है, प्रतिबल निकालना है आपको। किसके लिए? कंक्रीट के लिए पहले हम निकाल रहे हैं। कंक्रीट के लिए जब आप स्ट्रेस निकालेंगे डिनोट करते हैं सिग्मा सीबी से। बहुत सी किताबें सिग्मा सीबी से भी लिखती है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं। सिग्मा सीबी इक्वल टू होता है एफ सी के डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, एफ सी के डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल M15 M20 के मिलेंगे। उन्हीं दो एग्जांपलों को हम सॉल्व करते हैं। M15 में आपका यदि हम सिग्मा सीबीसी निकालेंगे, सिग्मा सीबी को, आपको पता है एफसीके क्या है 15 है, तो यहाँ पे आपका आएगा 15 और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने बताया है कंक्रीट के लिए 3 है, तो 15 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा आपका 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आपका M15 के लिए स्ट्रेस निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे M20 की बात करते हैं। सिग्मा सीबी इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे आपका एफसीके की जगह पे कितना आएगा 20 आएगा, डिवाइड में 3 आएगा। यहाँ पे आपका ये 6.666 निकल के आता है। इसको अप्रॉक्सीमेट हम 7 लेके चलते हैं, 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको स्ट्रेस निकालना है कंक्रीट के लिए। कोई भी ग्रेड आपको दे दी, ज्यादातर आपसे न्यूमेरिकल्स में M15 और M20 ही पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए M20 और M15, ये 20 आपका सुपर स्ट्रक्चर में यूज होता है और ये 15 जो है आपका ये सब स्ट्रक्चर में यूज होता है। ठीक है, अब स्टील के लिए बात करते हैं। स्टील के लिए स्ट्रेस निकालना है आपको, डिनोट करते हैं सिग्मा एसटी से। सिग्मा एसटी इज इक्वल टू एफ वाई अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। ठीक है, एफ वाई अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एफ वाई कहां से आएगा, आपको बताया गया था, जो स्टील का ग्रेड है वहां से एफ वाई निकल के आता है। ठीक, तो अब आते हैं एग्जांपल, इसके लिए सॉल्व करते हैं एग्जांपल। हम एफ ही 250 ले रहे हैं, इसके लिए सिग्मा एस टी का मान कितना आएगा, सिग्मा एस टी इक्वल टू आएगा 250 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है स्टील के लिए 1.78, तो 1.78 का डिवाइड करिए, ये आपका निकल के आएगा। सॉल्व कीजिए इसको, ये आपका 140 सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है, कल से आप प्रॉपर लेके बैठिए। कितना आएगा 140 न्यूटन पर एम स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। एफई 415 जो दूसरा ग्रेड है आपका, आपको पता है ये माइल्ड स्टील होता है, ये HYSD बार में आता है।
Fe415 के लिए सिग्मा एस टी कितना आएगा, सिग्मा एस टी इज इक्वल टू 415 डिवाइड बाई 1.78। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 230 न्यूटन पर एम स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये आपके सिग्मा एस टी और सिग्मा सीबीसी कंक्रीट के लिए और स्टील के लिए स्ट्रेस निकल के आ गए सामने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आपने पढ़ा है मॉड्यूलर रेशियो। क्या होता है मॉड्यूलर रेशियो? देखिए मॉड्यूलर रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो डिनोट करते हैं आपको स्मॉल एम से। स्मॉल एम इज इक्वल टू होता क्या है, ES अपान EC, ES अपान EC, रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये क्या होता है, ES का मान वैसे आप लेंगे तो 2 × 10⁵ होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर में। EC कितना होता है, EC को आपको पता होना चाहिए, ये 5000 √FC के होता है। ठीक है, ये आपका मॉडुलर रेशियो की वैल्यू है। जब हम WSM में बात करेंगे मॉडुलर रेशियो की वैल्यू के लिए तो M इज इक्वल टू फार्मूला आपका होता है 280/3 सिग्मा CV। इस फार्मूले से आपका मॉडुलर रेशियो निकल के आता है M इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CV। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लेके चलते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं M15 के लिए आपका मॉडुलर रेशियो कितना आएगा, ये लीजिए, आपको पता है M15 के लिए सिग्मा CV का मान कितना होता है, ये अभी यहाँ पे सॉल्व किया गया था, ये 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधी वैल्यू रखना है 280 सिग्मा CV की, आपका 5 है न्यूटन पर एम स्क्वायर। M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 280/3 × 5 सॉल्व कीजिएगा, ये आपका 18 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 18 निकल के सामने आएगा। आगे M20 के लिए बात करते हैं। हमने बोला है ना, ज्यादातर आपको दो ही मिलेंगे, M15 और M20। 99% जो क्वेश्चन आएंगे 15 और 20 के ही आएंगे। आइए बात करते हैं M20 के लिए। आपका सिग्मा CV कितना होता है, ये आपका 7 होता है, यहाँ पे हमने अभी निकाला था, ये निकाला है। ठीक है, तो सिग्मा CV का मान 7 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। M का मान कितना आएगा, M इज इक्वल टू 280/3 × 7। इसको सॉल्व करेंगे आप, ये आपका 13 आता है। ठीक है, ये आपका 13 आता है। तो ये आपका देखिए यहाँ से क्या क्या निकल के आ गया, सिग्मा CV आ गया, सिग्मा ST आ गया और मॉडुलर रेशियो आ गया। इतनी बेसिक चीजें आपको आना ही चाहिए यदि आप WSM के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो ये बेसिक्स आपको आना ही चाहिए। एग्जाम में या तो आपको ग्रेड देगा, या तो सिग्मा CV की वैल्यू देगा, या तो स्टील का ग्रेड दे देगा, या तो डायरेक्ट सिग्मा ST की वैल्यू देगा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू पता होगी तो आप ऑटोमेटिक इनका कन्वर्जन कर लेंगे। चलिए, मॉडुलर रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उसको हम देखे ले रहे हैं 2 मिनट में। एक बार आपका एक क्वेश्चन आया था सेमेस्टर एग्जाम में, सो दैट सिग्मा S इज इक्वल टू M सिग्मा CC। ये आपके एग्जाम में आया था। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये जो आपका सिग्मा ST है M टाइम्स ऑफ सिग्मा CC का है। तो अब आपको हुक्स लॉ पता होना चाहिए। इसके लिए क्या पता होना चाहिए, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है,
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आपका हुक्स लॉ है। यहां से आपका सिग्मा इज इक्वल टू, यहां मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल के स्थान पे आ जाती है। ठीक है, तो यहीं से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करना है। वी नो दैट ये बात हमको पता है। यहां पे जो हमने आपको बता चुके हैं पहले ही, क्या बताया है, ये आपका m इज इक्वल टू ES अपान EC। मॉडुलस रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, आइए लेट ES सिग्मा S एंड ES फॉर स्टील एंड EC सिग्मा CC EC फॉर कंक्रीट। ये हमने कुछ डाटा एज्यूम कर लिया है। ये आपका स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील के लिए है, और ये आपका स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट के लिए है। यहां हुक्स लॉ से आइए देखिए, स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन इज इक्वल टू यहाँ पे स्ट्रेस अपान मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। चलिए यहाँ पे पहले हम स्टील के लिए देखते हैं क्या होगा। स्टील के लिए क्या होगा, स्टील के लिए स्ट्रेन ES इज इक्वल टू कितनी होगी, यहां से आपका आएगा ये सिग्मा ST अपान ES। इसको फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। ठीक है, कंक्रीट के लिए कितना होगा, कंक्रीट के लिए आपकी स्ट्रेन कितनी आएगी, तो EC इज इक्वल टू सिग्मा CC अपान EC हो जाएगी। सिग्मा CC ये आपका यहां से स्ट्रेन निकालना है ना, तो EC इज इक्वल टू सिग्मा CC अपान EC हो जाएगा। ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गई। अब दोनों स्ट्रेन है, दोनों को इक्वल रख देते हैं। ठीक है, पुट ES इज इक्वल टू EC। अब दोनों को इक्वल रखते हैं तो ये कितना आएगा आपका, सिग्मा ST अपान ES इज इक्वल टू सिग्मा CC अपान EC। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ये आ जाएगा और इधर ये जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व किए दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका सिग्मा ST अपान सिग्मा CC इज इक्वल टू, ये यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये आएगा ES अपान EC। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया है, m इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए बताया यहाँ पे, और ये पीछे भी बता चुके हैं ये बात जब मॉडुलस ऑफ रेशियो बताया गया है। m इज इक्वल टू ES अपान EC होता है। ये देखिए क्या रखा है, ES अपान EC रखा है, इसकी जगह में आप m पुट अप कर दीजिए। ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, सिग्मा ST अपान सिग्मा CC इज इक्वल टू m। सिग्मा ST इज इक्वल टू कितना आएगा, m सिग्मा CC। दैट्स प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन 10 नंबर का साथ में न्यूमेरिकल लगा हुआ था, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, ऐसे आप जितने भी पहला वीडियो और ये दूसरा वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे तभी WSM की आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट बीम का डिजाइन है। ठीक है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इन प्रॉपर फार्मूलों की जानकारी रखते हो और कैल्सी का थोड़ा बेसिक नॉलेज है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, आइए बीम के बारे में कुछ हम बेसिक जानकारी आपको देते हैं, कैसे आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, कैसे प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। ठीक है, आप लगातार YouTube चैनल पर बने रहिए, कहीं आपको और कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। चलिए आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ने के पहले कुछ नोट पॉइंट है, आप उसको नोट पॉइंट में मेंशन कर लीजिए, नोट कीजिए। जो डेंसिटी होती है आपकी
डेंसिटी होती है कंक्रीट की, पहले नंबर पे हम बता दे रहे हैं आपको कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है। याद रखिए ये 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। आरसीसी की बात करेंगे, आरसीसी की बात करेंगे तो ये 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, स्टील की बात करेंगे, स्टील की बात करेंगे तो ये 7850 न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। तो ज्यादातर आपको इन दो की जरूरत पड़ेगी, आरसीसी और कंक्रीट की, क्योंकि जब आप आरसीसी की मेंबर डिजाइन करोगे तो उनका सेल्फ वेट निकालने के लिए ये आरसीसी की डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, और जब स्लैब का फ्लोर फिनिशिंग वगैरह पढ़ेंगे तब आपको कंक्रीट की डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपको आरसीसी के सॉल्यूशन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए बीम के बारे में कुछ बात करते हैं आपसे। मान लीजिए ये आपकी बीम है, तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसे होगा, या तो आप इसको कट कीजिए या तो आप इसको यहां साइड से देखिए, तो ये आपकी डेप्थ दिखाई दे रही है और ये विड्थ दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपकी जो बीम है ये इसका स्पैन है। ठीक है, पार्ट है, कुछ पोर्शन दीवार में रखा होगा। ठीक है, तो वो पूरा पोर्शन मिला के आपका इफेक्टिव स्पैन बनता है। बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स है इसके लिए। ये आपका बीम का हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं, ये आपका बीम का हम क्रॉस सेक्शन यहां पे ड्रा कर रहे हैं। ये इसकी विड्थ है, ये इसकी ओवरऑल डेप्थ है कैपिटल डी। यहां पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है एएसटी, एरिया ऑफ स्टील। अब यहां पे आपको गौर से देखने की जरूरत है, ये वाला पोर्शन जो ये आपका रेनफोर्समेंट दिखाया गया है उससे बीम के फेस तक ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं क्लियर कवर। क्या कहते हैं? क्लियर कवर। ये आपका क्लियर कवर है, और ये आप सरिया के सेंटर तक, ये जो आपका बार दिखाया गया है उसके सेंटर तक लेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं इफेक्टिव कवर। इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं इफेक्टिव कवर। ठीक है, आप न्यूमेरिकल पोर्शन में डिजाइन में हमेशा इफेक्टिव डेप्थ लेंगे, जो कि ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ निकाल के कहां से आती है? इफेक्टिव डेप्थ आपकी निकल के आती है D इज इक्वल टू, यहां पे हम इसको डिनोट करते हैं D डैश से कवर को, तो कैपिटल D माइनस D डैश, यहां से आपका इफेक्टिव डेप्थ निकल के आएगी। कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इफेक्टिव डेप्थ को लेकर ही चलना है आपको। ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट इफेक्टिव डेप्थ देगा या तो ओवरऑल डेप्थ के साथ में कवर देगा। यदि कवर नहीं दिया है तो जो आपका आरसीसी का IS कोड 456/2000 होता है, इसके आधार पे जो आपके कवर होते हैं उसको हम बताए दे रहे हैं। याद रखिएगा, स्लैब के लिए 15 mm होता है। ठीक है, यूज करने को 20-25 तक करते हैं, लेकिन एज पर कोड 15 mm होता है। बीम के लिए आपका 20 mm होता है, 25 to 30 तक अप्लाई कर देते हैं। कॉलम के लिए ये आपका 40 mm होता है एज पर कोड। वॉल के लिए ये आपका 50 mm होता है, और डैम के लिए 75 mm होता है। जब आप IS कोड 456 का एनालिसिस करेंगे तो ये सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब ये कवर होता क्या है? कवर होता क्या है? कवर की सिंपल सी मीनिंग होती ढकना।
आपने सुना है ना, तो उसकी कबर खोदी गई है। अरे काहे के लिए कबर? ढकने के लिए खोदी गई है ना। तो हमें सरिया दिखाई नहीं देती है, ना तो बीम की, ना कॉलम की, ना स्लैब की। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि सरिया के फेस से ये कुछ कंक्रीट की थिकनेस होती रहती है ना, उसी थिकनेस को बोलते हैं कबर। ठीक है, कंक्रीट को, सरिया को ढकने के लिए जो कंक्रीट का लेयर चढ़ा होता है साइड से, उसी को कबर बोलते हैं। ठीक, तो ये आपके कबर हो गए जो वॉल के लिए 50-50 होता है, यही आपका फाउंडेशन में भी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आप लगातार YouTube चैनल में बने रहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो में डिजाइन फार्मूले बताए जाएंगे। ठीक है, तब तक आप इन दोनों वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।